नमस्कार। रात के 10 बज रहे हैं। 24 घंटे 24 रिपोर्टर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के साथ। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे और शुरुआत करेंगे इस शो की 4 बड़ी खबरों से। हमारे साथ होंगे एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र बताएंगे सलमान खान की जमानत पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 2 दिन की अंतरिम राहत पर सवाल भी उठ रहे हैं। सलमान से मिलने पहुंचे राज ठाकरे और आमिर खान। हमारे साथ होंगे एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत और प्रशांत के साथ हम देखेंगे बांग्लादेश बाउंड्री बिल पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी का सोनिया गांधी को धन्यवाद। कल पेश हो सकता है जमीन बिल। एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह हमारे साथ होंगी और सरोज हमें बताएंगी अमेठी का फूड पार्क रद्द करने पर राहुल बोले बदलाव नहीं बदले की राजनीति कर रही है मोदी सरकार, बीजेपी का पलटवार। और एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल हमारे साथ होंगे। जगविंदर बताएंगे ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए वोटिंग, 6 लाख प्रवासी भारतीयों की भूमिका अहम। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। सुपरस्टार सलमान खान का क्या होगा? सलमान की बेल पर कल सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट सलमान को बेल देगी या फिर सलमान जेल जाएंगे, कल सुबह ये तय हो जाएगा। हिट एंड रन केस में सेशंस कोर्ट ने सलमान को 5 साल की सजा सुनाई है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को 2 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी मियाद कल खत्म हो रही है। तो 5 साल की सजा सेशंस कोर्ट सुना चुकी है सलमान खान को। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान को 2 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी मियाद कल खत्म हो रही है। तो अब आगे क्या होगा, जेल या बेल? कल तस्वीर साफ होगी। वरिष्ठ वकील आभा सिंह ने सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से 2 दिन की राहत मिलने पर उठाए सवाल। हिट एंड रन केस मामले में याचिकाकर्ता हैं आभा सिंह। जी बिल्कुल कमाल हो गया, क्योंकि जो हिट एंड रन केस 13 साल तक चलता रहा, 13 साल बाद सजा सुनाता है, वही जुडिशियल सिस्टम इतनी तेजी से भागता है कि 3 घंटे के अंदर ऑपरेटिव ऑर्डर पे एक्सटेंडेड बेल दे देता है। जबकि 389 सीआरपीसी कहता है कि जब आपको सजा सुनाई जाती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा है, तो आपको हाई कोर्ट से बेल लेनी पड़ती है। तो जो पुरानी बेल जो 13 साल से चल रही थी वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। लेकिन फिर भी उनको एक्सटेंडेड बेल दी गई। पूरे जुडिशियल सिस्टम में एक्सटेंडेड बेल के बड़े रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होंगे। तो बिल्कुल थोड़ी सी हैरानी जरूर हो रही है, लेकिन देश का कानून सराखों पे। 2002 के हिट एंड रन केस में मुंबई के सेशंस कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। सलमान खान की बेल अर्जी पर कल बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वकील आभा सिंह ने अभिनेता सलमान खान को दिए गए जमानत पर सवाल उठाए हैं, लेकिन बम कांड केस के वकील आभा सिंह ने अभिनेता सलमान खान को दी गई जमानत पर सवाल उठाए हैं, लेकिन बम कांड केस के सरकारी वकील उज्जवल निकम के मुताबिक इसमें कुछ गलत नहीं है। ये कोई अनयूजुअल थिंग नहीं थी। अगर कोई भी अपराधी हो, उसको अगर फैसले के बाद तुरंत कॉपी नहीं मिलती है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के आधार पर उसको हिरासत में लेना भी उस दिन गलत था और इसलिए यही वजह से उसने कोर्ट में अंतरिम जमानत दी। लेकिन सलमान के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ और सजा सुनाने की ठीक 3.5 घंटे बाद ही सलमान खान को फैसले की कॉपी नहीं मिलने का आधार बनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश चौबे नाम के वकील ने सलमान खान को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका दाखिल की है। मुंबई में अभिनेता सलमान खान से मिलने उनके घर पहुंचे अभिनेता आमिर खान और एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। ये तस्वीरें आज दोपहर करीब 1:30 बजे की हैं, जब सलमान अपने घर पर मिलने गए आमिर खान को दरवाजे तक छोड़ने आए और गले मिलकर विदा किया। कल कोर्ट से घर लौटने के बाद सलमान की ये पहली झलक थी। आमिर के बाद एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे भी सलमान से मिलने उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे। कल रात भी फिल्म जगत के कई सितारे सलमान से मिलने उनके घर गए थे। 12 साल पुराने हिट एंड रन केस में कल कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान को 2 दिन की अंतरिम जमानत दी है। सलमान खान केस में फैसले के बाद गरीबों को कुत्ता कहने पर अड़े गायक अभिजीत भट्टाचार्य आज दावा किया कि उन्होंने बेघर लोगों की सुरक्षा का अहम मुद्दा उठाया है। गायक अभिजीत ने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें मुंबई की सड़क पर सो रहे कुछ लोग दिखाए गए हैं।
इसके साथ ही अभिजीत ने लिखा है, मैंने एक बेहद अहम मुद्दा उठाया है कि क्या बेघर लोगों को सड़क पर कुत्तों जैसी जिंदगी ही जीनी पड़ेगी या उन्हें कोई सुरक्षित जगह मिलेगी? क्या किसी को उनकी फिक्र है? मेरे ट्वीट कड़वे लगते हैं, लेकिन सच यही है। ये जानते हुए भी कि फुटपाथ और सड़कों पर सोना जोखिम से भरा है, वो ऐसा कर रहे हैं। ये किसकी गलती है? अभिजीत ने कल सड़क पर सोने वालों को कुत्ता कहने के बाद अपने बयान पर माफी मांग ली थी, लेकिन आज एक बार फिर से वैसा ही बयान देकर उन्होंने साफ कर दिया कि माफी मांगने के बाद भी उनकी सोच नहीं बदली है। बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा संबंधी समझौते का विधेयक लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया। पीएम मोदी ने इसके लिए सोनिया गांधी और बाकी विपक्षी नेताओं को अपनी सीट से उठकर धन्यवाद दिया। The bill as amended is passed. राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी सरकार को बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से जुड़े 100वें संविधान संशोधन बिल को पास कराने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। इस बिल में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय के साथ साथ असम से जुड़े क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। पहले इस बिल पर विपक्ष को ऐतराज था। कांग्रेस चाहती थी कि विधेयक में असम से जुड़े क्षेत्रों को भी शामिल किया जाए। कांग्रेस के सुझाव पर असम को भी इसमें शामिल किया गया है। लोकसभा में बिल पास होते ही प्रधानमंत्री ने सीट से उठकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को शुक्रिया कहा। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि लैंड बाउंड्री बिल के सर्वसम्मति से पारित होने से भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों की नई इबारत लिखी गई है। अमेठी में फूड पार्क रद्द करने को लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार को घेरा। कहा, बदलाव की नहीं बदले की राजनीति से काम कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री जी आए अमेठी में, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बदले की राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं बदलाव की राजनीति करने आया हूँ। प्रधानमंत्री जी ने किसानों से वायदा किया, मजदूरों से वायदा किया कि वो बदले की राजनीति नहीं करेंगे, मगर वो हुआ है। फूड पार्क को कैंसिल किया गया। मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस फूड पार्क से अमेठी के किसानों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उनको पैसा मिलेगा, उनको फायदा होगा, और इस फूड पार्क को आप कैंसिल मत कीजिए। राहुल गांधी ने साल 2013 में कुमार मंगलम बिरला के साथ मिलकर अमेठी मेगा फूड पार्क का शिलान्यास किया था। बदले की राजनीति करने के राहुल गांधी के आरोप के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह का जवाब। बोले, अमेठी का फूड पार्क सरकार ने नहीं बंद किया, बल्कि कंपनी ने खींचे हाथ। जहां तक इस मेगा फूड पार्क का प्रश्न है, जो मेरी अब तक की जानकारी है, शायद कंपनी ही ने इसको रिफ्यूज कर दिया। अमेठी फूड पार्क के बारे में घोषणा हुई साल 2010 में, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 8 बार इस प्रोजेक्ट के लिए एक्सटेंशन मांगा गया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं माना गया। 8 बार क्या इस सांसद ने अमेठी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कोई भी ऐसा कदम उठाया जिससे ये फूड पार्क एक हकीकत बनता? एबीपी न्यूज ने 4 मई को अपने कार्यक्रम देश का मूड में अमेठी में फूड पार्क बंद होने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद राहुल गांधी ने आज लोकसभा में सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। सरकार का 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने टाइम मैगजीन को इंटरव्यू दिया। मोदी ने कहा कि देश चलाने के लिए तानाशाही की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में आर्थिक सुधार को लेकर कहा कि पिछले साल इस समय तक सरकार में कुछ भी होता नहीं दिख रहा था। ऐसा लगता था कि सरकारी नीतियां पूरी तरह पंगु हो गई, कोई नेतृत्व नहीं दिख रहा था। मेरी सरकार के सत्ता में आने को इस तरह देखिए कि पिछली सरकार के 10 साल में कितना विकास हुआ और मेरी सरकार के 10 महीने में कितना विकास हुआ। चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, मूडीज या दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हो, सब एक सुर में कह रहे हैं कि भारत का आर्थिक भविष्य बेहद शानदार है। पीएम से जब पूछा गया कि क्या वो चीन के नेताओं की तरह ताकत चाहेंगे, तो उन्होंने कहा, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। अगर आप पूछ रहे हैं कि देश चलाने के लिए मुझे तानाशाही की जरूरत है, तो मेरा जवाब है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर मुझे प्रजातांत्रिक मूल्य, नाम, शोहरत या ताकत में एक चीज चुननी होगी, तो मैं प्रजातांत्रिक मूल्य ही चुनूंगा।
टाइम मैगजीन को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे महत्वपूर्ण बात धार्मिक निरपेक्षता को लेकर कही। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसी जाति, धर्म और अमीर गरीब के नाम पर किसी भी भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करती है। पीएम मोदी से सवाल पूछा गया था कि कुछ लोगों को लगता है कि भारत की धार्मिक विभिन्नता को खतरा है। इस सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा और मेरी पार्टी का एक ही दर्शन है, सबका साथ सबका विकास। हमारी सरकार के लिए एक पावन किताब है भारत का संविधान। देश की एकता और अखंडता हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सभी धर्म और समुदाय को एक जैसे अधिकार है। ये तय करना मेरी जिम्मेदारी है कि सबको पूरी सुरक्षा मिले। हमारी सरकार जाति, धर्म और अमीर गरीब के नाम पर किसी भी भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर एक सवाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मामले में हमारी प्रतिबद्धता और विश्वास पर शक की गुंजाइश ही नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की सोशल मीडिया में धमाकेदार एंट्री। ऑफिस ऑफ आरजी नाम के हैंडल से ट्विटर से जुड़े। ट्विटर पर @ऑफिस ऑफ आरजी के नाम से ट्विटर हैंडल शुरू होते ही उस पर फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। ऑफिस ऑफ आरजी के पहले ट्वीट में बताया गया है कि राहुल गांधी 12 मई को तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में 15 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करेंगे। 5 गांवों से होकर गुजरने वाली ये पदयात्रा वाडियाल गांव से शुरू होगी। ऑफिस ऑफ राहुल गांधी जो हैंडल है, मैं आशा करती हूँ कि राहुल जी के जो व्यूज़ है, उनकी जो सोच है, उसका वो ट्विटर के माध्यम से देश के सामने लाएंगे। देश के जो युवा हैं या देश के जो लोग हैं, वो राहुल जी के साथ अपने जो उनकी जो चिंताधारा या उनका जो मत है, उसका वो ट्विटर के माध्यम से राहुल जी तक वो पहुंचा पाएंगे। मानहानि के एक मुकदमे में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत। सुप्रीम कोर्ट ने भिवंडी की अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि के मुकदमे पर फिलहाल रोक लगा दी है। पिछले साल चुनाव प्रचार के दौरान आरएसएस को गांधी का हत्यारा बताने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र के ठाणे में आपराधिक मानहानि का केस चल रहा है, जिसमें अदालत ने उन्हें पेशी का नोटिस भेजा था। लेकिन राहुल ने आपराधिक मानहानि के कानून को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। राहुल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ठाणे की अदालत में चल रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। आपराधिक मानहानि के कानून को इससे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट अब तीनों ही अर्जियों पर 8 जुलाई को एक साथ सुनवाई करेगा। तो मानहानि के केस में राहुल गांधी को पेशी से राहत मिल गई है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने पप्पू यादव को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया। लालू की पार्टी आरजेडी ने सांसद पप्पू यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। पार्टी के खिलाफ काम करने का लगा आरोप। मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव को लालू यादव के खिलाफ आवाज उठाना महंगा पड़ गया है। आरजेडी ने पप्पू यादव को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है। पप्पू यादव पर यह कार्रवाई पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप में की गई है। पप्पू ये भी चाहते थे कि लालू उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाए। इन लोगों ने सामाजिक न्याय और दलितों को मजबूत करने की मुखालफत की। उनको इसीलिए हटा दिया गया कि उन्हें लगा कि लालू यादव के राजनीतिक वारिस पप्पू यादव न हो जाए और यादव और पिछड़ा पप्पू यादव के लीडरशिप में न चला जाए। आरजेडी से निकाले जाने के बाद पप्पू यादव अब किस पार्टी का दामन थामते हैं, इस बारे में कुछ साफ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सांसद पप्पू यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था था वो समाप्त हो गया है और इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल में वो कार्यकर्ता धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टियों में जाने का काम कर रहे हैं। और अब राष्ट्रीय जनता दल की हैसियत बहुत छोटी हो गई है और राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व समाप्ति की ओर है। मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में राष्ट्रीय जनता दल सिमट जाएगा, बिल्कुल सिमट जाएगा। ये परिवार तक सीमित रह जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व को अब आम लोगों की चिंता नहीं है। रामकृपाल यादव जो अब बीजेपी में हैं, पहले राष्ट्रीय जनता दल में हुआ करते थे, उनका साफ साफ कहना है कि लालू यादव अब अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं और इसलिए उनकी पार्टी अब बिखरती चली जा रही है।
हरियाणा में आम आदमी पार्टी के 7 सीनियर लीडरों ने पार्टी छोड़ दी और साथ ही और भी बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ी है। अरविंद केजरीवाल से तंग है। जो लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल डिक्टेटर हो चुके हैं हमारे साथ। राजीव गुदारा जो स्पोक्समैन थे हरियाणा के, हमारे साथ हैं। जिस तरह राष्ट्रीय परिषद में जो कुछ हुआ, गुंडागर्दी हुई, उसको हमने देखा, उसको लेकर हमने रिपोर्ट लिखा। फिर हमने पत्र लिखा। नरेश बाल्यान को नियुक्त करके प्रभारी हमें टारगेट करना कहा जाता है, तो मुझे लगता है आप छोटी बात कह रहे हैं। टारगेट हरियाणा की जनता को किया गया है। जो दागी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव में प्रचार करती थी आम आदमी पार्टी और शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन चलाती थी, वहाँ एक दागी और शराब के आरोप झेल रहे व्यक्ति को प्रभारी बना दिया जाए, ये हमें टारगेट करना नहीं है। ये जनता के और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के सपने को टारगेट करना है, जिसके लिए हमने इस्तीफा दिया। आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जयहिंद ने आपकी हरियाणा इकाई से इस्तीफा देने वाले नेताओं को योगेंद्र यादव का बंदर और जयचंद की सेना कहा है। पार्टी इकाइयां भंग कर दी गई थी और जो ये लोग अब रिजाइन दे रहे हैं, इन लोगों को पहले ही पार्टी निकाल चुकी है। तो ये तो एक इस्तीफा देने का तो एक प्रोपेगेंडा ड्रामा है। योगेंद्र यादव इनको पार्टी में अपने लाव लश्कर के साथ आए थे वो पूरे। जिस तरह जयचंद की सेना आई थी, उसी तरह जयचंद की सेना के ये कुछ थे, योगेंद्र यादव के बंदर थे और ये पार्टी से इनको पहले ही निकाला जा चुका था। योगेंद्र यादव जब आप में थे तब उनकी और नवीन जयहिंद की अनबन जग जाहिर थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनीतिक विरोधियों के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ही आम आदमी पार्टी की वैकल्पिक राजनीति है? इराक से लापता हुए 39 भारतीयों को वापस लाने की मांग लेकर आज आम आदमी सेना के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के 8 सफदरजंग में स्थित घर के बाहर यहाँ पर लोग लगातार नारे लगा रहे हैं उन भारतीयों के लिए जो इराक से लापता हुए हैं, उनको वापस लाने की मांग की जा रही है। ये वो परिवार वाले हैं जिनको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल पुलिस इन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। 1 साल हो गया, 8 बार हमसे मिल चुके, अभी तक कोई सॉल्व प्रूफ नहीं दिया हमको। वो बस यही बोलती है कि हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ नहीं करती। फिलहाल इनको यहाँ से डिटेन कर पुलिस ले जा रही है, लेकिन ये वो परिवार हैं जो जंतर मंतर पर कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं और लगातार लोगों की मांग यही कि आखिर वो 39 भारतीय गए कहाँ, उनका कोई अता पता क्यों नहीं। श्रीनगर में सचिवालय का घेराव करने जा रहे अस्थायी कर्मचारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, 50 से ज्यादा कर्मचारी हिरासत में लिए गए। ये तस्वीर उस वक्त की है जब नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में अस्थायी कर्मचारी श्रीनगर के प्रताप पार्क से सचिवालय की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो कर्मचारी बेकाबू हो गए। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और फिर जमकर लाठियां भी भांजी। इस घटना में दर्जनों प्रदर्शनकारियों को चोट आई और 50 से ज्यादा हिरासत में लिए गए। जम्मू कश्मीर में 1 लाख से भी ज्यादा अस्थायी सरकारी कर्मचारी है, लेकिन सरकार ने सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने का फैसला लिया है जो 7 साल से ज्यादा काम कर चुके हैं। अस्थायी कर्मचारी सरकार के इस फैसले से भी नाराज है। बेमौसम बारिश के बाद अब उत्तर भारत में भयंकर गर्मी। दिल्ली में पारा 42 डिग्री के पार पहुंचा। दिल्ली में पिछले 2 दिन से पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और लोग चिलचिलाती धूप और उमस से परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर घाटी और राजस्थान में हवाओं के कम दबाव की वजह से अगले 48 घंटे में पारा और भी चढ़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में लोगों को फिलहाल मानसून के सक्रिय होने तक गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है। इसके लिए आप भी बाहर निकलें तो लू से बचने के उपाय कर लें और खूब पानी पिएं। रुपया 20 महीने के सबसे निचले स्तर पर लुढ़क गया है। $1 का भाव 64 रुपए के भी पार चला गया है। अगर आपको $1 अमेरिकी खरीदना है तो आज की तारीख में $1 के लिए 64 रुपए देने होंगे। कभी मोदी रुपए की कमजोरी को देश की कमजोरी बताते थे, अब वही रुपया उनके राज में भी कमजोर हो रहा है। रुपए के गिरने की वजह है कि देश से लगातार डॉलर बाहर जा रहे हैं। भारत के शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशक खरीद नहीं रहे, बल्कि बड़ी तादाद में रोजाना बेच रहे हैं। इस बीच शेयर बाजार भी लगातार गिर रहे हैं। गुरुवार को बीएसई का सेंसेक्स 118 अंक लुढ़ककर 26,599 पर बंद हुआ, तो एनएसई का निफ्टी 40 अंक गिरकर 8,057 पर बंद हुआ। बाजार गिर रहे हैं और डॉलर बाहर जाने के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। डॉलर आने का माहौल बन नहीं रहा। डॉलर लाने के लिए या तो निवेश का आना ज़रूरी है या फिर एक्सपोर्ट का होना, और दोनों ही फिलहाल ठंडे हैं।
के ओक्लाहोमा में बवंडर से भारी तबाही, दर्जनों मकान तबाह, 12 लोग जख्मी हुए। ये तस्वीरें उसी बवंडर की हैं जिसने बुधवार को अमेरिका के ओक्लाहोमा, टेक्सास, कैंसस और नेब्रास्का के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई। बवंडर की वजह से हजारों पेड़ उखड़ गए और कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। बवंडर से सबसे ज्यादा तबाही हुई ओक्लाहोमा शहर में, जहां कई फैक्ट्री भी तेज रफ्तार हवाओं की मार नहीं झेल पाई। अच्छी बात यह रही कि इस बवंडर में किसी की जान नहीं गई, हालांकि 12 लोग जख्मी जरूर हुए हैं। अमेरिका का ओक्लाहोमा राज्य बवंडरों के लिए बदनाम है। यहाँ हर साल आने वाले बवंडरों की वजह से जान माल का भारी नुकसान होता है। ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए चल रही है वोटिंग। अहम होगी 6 लाख प्रवासी भारतीयों की भूमिका। ब्रिटेन में नई सरकार चुनने के लिए हो रही है वोटिंग। मुख्य मुकाबला मौजूदा पीएम डेविड कैमरन की कंजर्वेटिव पार्टी और एड मिलिबेंट की लेबर पार्टी के बीच माना जा रहा है, लेकिन जानकारों के मुताबिक मुकाबला इतना कांटे का है कि दूसरी छोटी पार्टियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कैमरन की मौजूदा सरकार भी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर बनाई गई गठबंधन सरकार ही रही है। ब्रिटेन में 650 संसदीय चुनाव क्षेत्र हैं, जिनमें जीतने वाले सांसद हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरे ब्रिटेन में करीब 5 करोड़ मतदाता हैं, जो पूरे देश में बनाए गए तकरीबन 50,000 मतदान केंद्रों के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 24 घंटे 24 रिपोर्टर देख रहे थे आप। रात 12 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी और जिन खबरों पर हमारी नजर रहेगी, सलमान की जमानत पर कल सुनवाई होनी है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल है और साथ ही ब्रिटेन में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये वो तमाम खबरें जिन पर हम नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए एबीपी न्यूज।